So welcome friends. Today we are going to have a second lecture of second chapter of estimating and costing, which is overheads. अभी तक हमने पढ़ा कि हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं. So there are some indirect expenses which are not a part of any major cost like labor cost or material cost. So they are known as overheads. Definition देखें. Costs which cannot be traced to a finished product manufactured are called indirect cost. फिनिश प्रोडक्ट का कौन से पार्ट में वो कॉस्ट इन्वॉल्व हुई है ये नहीं पता चलता, उनको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज ओवरहेड्स एंड दिस इम्प्लाइज दैट ओवरहेड्स कैन ओनली बी अपोर्शनड टू द फिनिश प्रोडक्ट. तो दैट मीन्स क्या है कि ओवरहेड जो है वो बीच में ये नहीं बताया जा सकता कि भाई इतना खर्चा, मान लो प्रोडक्ट अभी पूरा बना नहीं है तो ये नहीं बता सकते भाई इतना खर्चा इस प्रोडक्ट के ऊपर ओवरहेड्स में हुआ है. वो सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर ही जाके हमारे को अप्लाई किया जाता है. ओवरहेड इंक्लूड्स ए लार्ज नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड डायरेक्ट कॉस्ट आर आइडेंटिफाइबल टू कॉस्ट यूनिट्स बट ओवरहेड विच आर ऑफन कंसिडरेबल. ओवरहेड बहुत ज्यादा अमाउंट बन जाते हैं बट इट कैन नॉट बी रिलेटेड डायरेक्टली टू द कॉस्ट यूनिट्स. तो कॉस्ट यूनिट्स जो हैं उनके ऊपर नहीं लगाए जा सकते, तो इनडायरेक्टली लगाते हैं. वो कैसे लगाते हैं वो आगे देखेंगे. टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स. ऑल ओवरहेड्स ब्रॉडली हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड्स. जो फिक्स्ड होते हैं दे हैव ए कांस्टेंट वैल्यू इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन. प्रोडक्शन 1000 की हो रही है या 5 की हो रही है या 500 की हो रही है, वो फिक्स रहते हैं. सम वेरिएबल ओवरहेड्स कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती है तो वो ओवरहेड्स भी बढ़ते हैं. 5 यहाँ पे कैटेगरीज बनाई गई हैं. हमने लेटर ऑफ कॉस्ट पिछले लेक्चर में देखा था, तो उसमें भी थे हमारे ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स एंड R&D ओवरहेड्स. अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं. प्रोडक्शन ओवरहेड्स, नाम से भी पता चल रहा है कि प्रोडक्शन में जो ओवरहेड्स होते हैं. द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन प्रोडक्शन विच इज रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड. रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड तक पहुंचाने में जो जो ओवरहेड्स लगे हैं दे आर नोन एज प्रोडक्शन ओवरहेड. दीज आर बिल्डिंग एंड फैक्ट्री जो कि मटेरियल में काम आते हैं. लेकिन अगर इनडायरेक्ट लेबर देखा जाए, देखिए मैंने बताया कि लेबर और मटेरियल ये मेन चीजें हैं. तो अगर हम मटेरियल में देखें तो बिल्डिंग और फैक्ट्री, ये जो फैक्ट्री लगी हुई है उसका अगर किराया है तो किराया, और अगर उसकी कॉस्ट लगी हुई है तो डेप्रिसिएशन या कुछ भी मेंटेनेंस की कॉस्ट आ रही है, दे आर द प्रोडक्शन ओवरहेड्स. और इनडायरेक्ट लेबर जो सुपरविजन है, वहां पे सिक्योरिटी लगी हुई है. इसी तरह से इनडायरेक्ट मटेरियल में और भी आते हैं, कॉटन, फ्यूल, ये यूज हो रहे हैं, तो दे आर प्रोडक्शन ओवरहेड्स. देन देयर आर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ऑन एडमिनिस्ट्रेशन जो यूज होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्लरिकल, लीगल एडवाइजरी, पोस्टल, टेलीफोन, ऑफिस रेंट या कोई स्टेशनरी ऑफिस में लगी, तो वो सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में आती है. देन सेलिंग ओवरहेड्स. सेलिंग ओवरहेड्स नाम से भी पता चल रहा है जो सेल को इंक्रीज करने, टू इंक्रीज द सेल जो काम आते हैं, तो दे आर सेलिंग ओवरहेड्स. दे आर एडवर्टाइजमेंट, कमीशन देना या आफ्टर सेल सर्विस देना, दे आर द सेलिंग ओवरहेड्स. डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. ये डिस्ट्रीब्यूशन मींस कि जो प्रोडक्ट है फॉर रीचिंग टू द कस्टमर, प्रोडक्शन से या सेलिंग से वहाँ कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो भी खर्चा होता है, दे आर द डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग, वेयर हाउसिंग, लोडिंग अनलोडिंग लेबर, और लोडिंग अनलोडिंग के क्लर्क भी जो हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. देन देयर आर R&D ओवरहेड्स. कई बार ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है हमेशा ये होते हैं. तो R&D जब कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हम कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट में, तो उसमें R&D के ओवरहेड्स लगते हैं. कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट मींस कि उसमें हमारा काम लगातार साथ के साथ चल रहा है. इसको हम ऐसे याद करते हैं PASDR, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड R&D. PASDR, ये 5 कैटेगरी हम याद कर सकते हैं. अब इनको एलोकेट कैसे करते हैं. एलोकेट करना, अब रिकवरी कैसे करनी है.
अब मैंने बताया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में हमें मटेरियल पता चल गया कि मटेरियल इतना लगा, उसका हमने कुछ उसके अलाउंसेस लगा के मटेरियल निकाल दिया। लेबर कॉस्ट इतनी लगी, उसके अलाउंसेस लगा के हमने ऐड कर दिया। लेकिन ओवरहेड्स तो हम बता नहीं सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हम एक लेदर की फैक्ट्री है और लेदर की फैक्ट्री में वॉलेट भी बन रहा है और बेल्ट भी बन रही है, तो किस मशीन पे ये तो हम टाइम तो निकाल सकते हैं, लेकिन जो मशीन की कॉस्ट है वो कैसे निकालेंगे कि वो लेदर के लिए यूज़ हो रही है या बेल्ट के लिए यूज़ हो रही है और कितनी देर के लिए यूज़ हो रही है, वो ओवरहेड नहीं हम बता सकते। सो इनको रिकवरी कैसे करते हैं, वो द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग ओवरहेड टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। कैसे उसको रिकवरी करते हैं और कैसे उसको फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर डालते हैं। इन अदर वर्ड्स, ऑल द ओवरहेड एलोकेटेड एंड अपोर्शन टू ए डिपार्टमेंट आर फाइनली एब्जॉर्ब्ड बाय द यूनिट्स प्रोड्यूस। 1000 यूनिट बने हैं तो 1000 यूनिट में से पर यूनिट कितना ओवरहेड लगाया गया है वो हम उसको डिवाइड करके कैलकुलेट करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड कैन बी मेज बेस्ड ऑन सम सूटेबल बेसिस। एक कोई बेसिस बनाते हैं, लॉजिकल बेसिस। तो ये कुछ मेथड्स बताए गए हैं जो हमारी किताबों में भी हैं। प्रोडक्शन यूनिट रेट, हम सीधा प्रोडक्शन यूनिट रेट, 100 यूनिट हैं तो इतने, 1000 यूनिट हैं तो इतना लगा सकते हैं, बट दिस इज नॉट गुड। तो एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के हिसाब से अब ये कहाँ पे लगाते हैं, जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट जो है लेबर इंटेंसिव ज़्यादा है। अगर हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि जहाँ पे मटेरियल तो 5 रुपए का लग रहा है लेकिन उसके ऊपर लेबर 1000 की लग रही है, तो उसका ओवरहेड इस तरह से परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जहाँ पे मटेरियल ज़्यादा है, मटेरियल कॉस्टली है, तो वहाँ पे परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। जहाँ पे दोनों का सम है तो एज ए परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट यू नो कि इट इज सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट बनती है। फिर जहाँ पे हम आवरली बेसिस पे काम कर रहे हैं तो हम लेबर आवर रेट के हिसाब से उसको ओवरहेड को चार्ज कर सकते हैं। या मशीन आवर, मशीन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो हम जो ओवरहेड्स हैं वो मशीन आवर के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसको प्रोसीजर क्या है, ओवरहेड कैलकुलेशन का कोई ना कोई लॉजिक बनाया हुआ होगा। असाइन ऑल फैक्ट्री ओवरहेड्स टू कॉस्ट सेंटर। हर एक जो हमारे सेंटर बना दिए हैं, कॉस्ट सेंटर मींस कि एक मटेरियल का बना दिया, एक लेबर का बना दिया, एक एक्सपेंसेस का बना दिया, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स को उस तरह से डिवाइड करना है। री एलोकेट सर्विस सेंटर ओवरहेड्स टू प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। अब सर्विस तो सर्विस सेंटर हो रही है, आफ्टर सेल सर्विस हो रही है या मेंटेनेंस हो रही है, ये तो किसी खाते में नहीं जा रहा। या फिर इवन ये भी हो रहा है कि फैक्ट्री की मेंटेनेंस हो रही है, ये प्रोडक्शन भी नहीं जा रही है, तो उनको सर्विस को भी कहीं ना कहीं प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर ही डालना पड़ता है। कैलकुलेट सेपरेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच कॉस्ट सेंटर। हर एक का अलग अलग, चाहे वो मटेरियल का है चाहे वो लेबर का है, वो हर एक का अलग अलग निकालना पड़ेगा। वो हम आगे एग्जांपल में भी देखेंगे। असाइन कॉस्ट सेंटर ओवरहेड टू प्रोडक्ट्स, और फाइनली जो इतने भी ओवरहेड्स हैं वो प्रोडक्ट के ऊपर रेट में, कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। वेयर ए कॉस्ट कैन बी clearly identified with a cost center or cost unit, then it can be allocated to that cost center or cost unit। जब एक कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट है, वो डायरेक्टली आइडेंटिफाई की जा सकती हैं कि डायरेक्ट है, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, वो डायरेक्टली लगाई जा सकती है। लेकिन जब डायरेक्टली हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है, कॉटन कितनी लगी और क्यों लगी और किसके ऊपर कितनी कॉटन लगी, कितनी ग्रीस लगी, ये नहीं हम बता सकते, कटिंग फ्लूइड कितना लगा ये नहीं बता सकते, then it is not possible to identify a discrete item of cost with a cost center, and it is necessary to split a cost over a several cost center on some agreed basis। कोई आइडिया हम बना लेते हैं, एक एग्री कर लेते हैं कि इस तरह से हमने कैलकुलेट करना है। तो कैसे करते हैं, it must be made on fair and reasonable basis, and different type of expenses require different basis according to their individual characteristic। हम दिमाग लगाते हैं कि कैसे कैसे उनको अलाउ करना है। फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट्री की कॉस्ट या फैक्ट्री का किराया लगाना है, तो उसका बेस ऑफ अपॉर्चुनमेंट क्या होगा, एरिया। तो उसकी कॉस्ट, अब देखिए कहीं पे फैक्ट्री का हम प्रोडक्शन का देखेंगे और एक तरह से हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव का भी है, तो उसका हम एरिया के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि रेंट और रेट, हीट एंड लाइटिंग, इस तरह से। मशीन वैल्यू कैसे करेंगे, उसकी डेप्रीशिएशन या मशीन इंश्योरेंस जो है वो कॉस्ट निकालनी है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से हमें वेज ऑफ सुपरवाइजर और कैंटीन कॉस्ट वगैरह मिलती है।
तो अब सर्विस डिपार्टमेंट, मैंने बताया एक प्रॉब्लम होगी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो ठीक है, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट का नहीं है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है प्रोडक्शन में। दे ओनली सपोर्ट सर्विस टू अदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द प्रोडक्शन प्रोडक्ट। Therefore, it is necessary to reallocate the service center overhead to production department so that all production cost can be absorbed into production। तो जितनी भी ये सर्विस वाली हैं वो भी प्रोडक्शन के ऊपर डाल दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस है, तो मेंटेनेंस के कुछ इस तरह से कैलकुलेट होते हैं, मेंटेनेंस के लेबर आवर, मशीन वैल्यू, स्टोर्स हैं उसकी वेट ऑफ मटेरियल इशूड, नंबर ऑफ रिक्विजिशन कितनी है, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड देन इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन में भी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड नंबर ऑफ जॉब्स, ये भी हम कैलकुलेट करना चाहिए हमें। तो कैलकुलेट सेपरेट ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर को कैसे करेंगे, ये हमारे पास ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो निकालेंगे, जिसमें टोटल ओवरहेड ऑफ कॉस्ट सेंटर निकाली है। टोटल ओवरहेड कितना है उसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन बेस एप्लीकेबल टू कॉस्ट सेंटर। कोई कॉस्ट का यूनिट हमने जो निकाला है, वेदर इट इज मटेरियल और लेबर, तो उसके ऊपर डिवाइड करके ओवरहेड को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर लेते हैं और वो फिर कॉस्ट में ऐड कर लेते हैं। तो जैसे कुछ बेसिस हमने बताए हैं कि डायरेक्ट लेबर के ऊपर डाल सकते हैं या डायरेक्ट मशीन आवर्स के ऊपर। तो डायरेक्ट लेबर मैंने बताया कहाँ पे हो सकता है, जहाँ पे लेबर इंटेंसिव डिपार्टमेंट है, जहाँ पे लेबर बहुत ज़्यादा लग रही है, तो वहाँ पे ओवरहेड्स ज़्यादातर वहीं पे ही खराब हो रहे होंगे कि जहाँ पे डायरेक्ट लेबर। मशीन आवर्स कहाँ पे होंगे, जहाँ पे मशीनिंग डिपार्टमेंट या मशीनिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, तो वो ओवरहेड्स वहाँ पे डाल दिए जाते हैं। डायरेक्ट वेजेस कहाँ पे, जहाँ पे कि डिपार्टमेंट में यूनिफॉर्म वेज रेट है, सब जगह सबके एक ही जैसे रेट है, वेदर इट इज लेबर वेदर इट इज सुपरवाइजर, तो डायरेक्ट वेजेस उसमें आ जाते हैं। डायरेक्ट मटेरियल ज़्यादातर यूज नहीं किया जाता अनलेस द मेजॉरिटी ऑफ ओवरहेड इन अकर्ड इन ए डिपार्टमेंट आर रिलेटेड टू मटेरियल्स। यूनिट्स ऑफ आउटपुट कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे कि यूनिट्स जो हैं वो सारे एक जैसे हैं, वहाँ पे यूनिट्स के ऊपर डाल दिया जाता है। लेकिन यूनिट्स अलग अलग तरह के हैं, कभी कार बन रही है कभी स्कूटर बन रहा है, तो ये यूनिट्स वाला जो है वो फार्मूला नहीं चलता। तो हमने बताया भी है कि ये 5 तरीके के हैं, मटेरियल के ऊपर डालना, यूनिट्स में डालना, प्राइम कॉस्ट पे डालना, इस तरह से हम अलग अलग तरीके से डाल सकते हैं। अब देखते हैं सिंपल एग्जाम्पल। सिंपल एग्जांपल, जरा इस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम को ध्यान से समझिए। इसमें सर्विस डिपार्टमेंट है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो सर्विस डिपार्टमेंट में हमारी फैसिलिटीज मैनेजमेंट है और पर्सोनल डिपार्टमेंट है जो अटेंडेंस वगैरह का हिसाब किताब रखता है। तो इसकी डायरेक्ट डिपार्टमेंटल कॉस्ट 1,26,000 है, पर्सोनल की $24,000 है। स्क्वायर मीटर अगर एरिया देखा जाए इसके 3,000 है, फैसिलिटीज मैनेजमेंट के, पर्सोनल के 9,000 है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इसमें 20 हैं, इसमें 30 हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 2 डिपार्टमेंट है, मोल्डिंग एंड फिनिशिंग। यहाँ पे 1,00,000 का डायरेक्ट डिपार्टमेंट कॉस्ट आ रही है, इसकी 1,60,000 आ रही है। स्क्वायर मीटर 15,000 है, इसके 3,000 है। अब देखिए मोल्डिंग और फिनिशिंग, मोल्डिंग और फिनिशिंग में दैट मीन्स प्रोडक्शन में लगभग 15,000 प्लस 3,000 18,000 है। अब मोल्डिंग का एरिया देखिए ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसका मेजर चंक जो है वो मोल्डिंग के ऊपर डाला जाएगा हमने। इसी तरह नंबर ऑफ एम्प्लॉयज देखिए 20 और 30 ये लगाए हैं। यहाँ पे मोल्डिंग में तो सिर्फ 80 है एम्प्लॉय, लेकिन फिनिशिंग में 320 है, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का ज़्यादा पोर्शन हम फिनिशिंग पे लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे वो आगे देखते हैं। अब टोटल स्क्वायर मीटर्स इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 15,000 प्लस 3,000 18,000 मैंने अभी बता दिया। अब फैसिलिटीज मैनेजमेंट के 15,000 लग रहे हैं। यहाँ पे देखिए फैसिलिटीज मैनेजमेंट के 15,000 लग रहे हैं। तो 15,000 तो इसके लग रहे हैं हमारे, ये मोल्डिंग में 15,000 लग रहे हैं। तो 18 में से 15 मोल्डिंग के लग रहे हैं। तो ये जो 12,000 हैं, ये इसको हम देखते हैं कि कैसे डिवाइड करेंगे। ये इसका 1,26,000 वाला जो है बिल्डिंग का, जो मैं फैसिलिटीज मैनेजमेंट का 1,26,000 का पोर्शन 15/18 करके 1,05,000 उसके ऊपर डाल दिया, और 21,000 3,000 डिवाइड बाई 18,000, ये एक रेशो बना दिया, एक 15/18 एक 3/18। तो दूसरा जो है फिनिशिंग पे 21,000 लगाया, तो दैट मीन्स 1,26,000 था, 1,05,000 इधर मोल्डिंग पे लगा दिया और 21,000 इसके ऊपर
ओवरहेड डाल दिया गया। इसी तरह पर्सनल डिपार्टमेंट की भी इसी तरह से डाल दी जाएगी रिलेटिव में। अब टोटल हमारे 400 एम्प्लॉयज हैं प्रोडक्शन में, तो 80 डिवाइडेड बाई 400, ये तो हो गया मोल्डिंग का। तो 24,000 उनका खर्चा हुआ है। यहाँ पे देखिए पर्सोनल का $24,000 खर्चा हुआ है। तो $24,000 जो है वो पर्सोनल का है। तो क्योंकि ज़्यादा पोर्शन जो है वो फिनिशिंग वालों के पर्सन्स ज़्यादा हैं, वहाँ की लेबर ज़्यादा आदमी लगे हुए हैं, 320 लगे हुए हैं। तो वहाँ पे 19,200 लगा दिया और यहाँ पे 4800 लगा दिया। तो इस तरह से हम डिवाइड कर लेते हैं। तो अब देखिए मोल्डिंग में 1,00,000 तो वो मोल्डिंग की अपनी है, फिनिशिंग में 1,60,000 है। अब फैसिलिटीज मैनेजमेंट का जो हिस्सा डाल दिया गया 1,05,000 मोल्डिंग के ऊपर डाल दिया गया, 21,000 यहाँ पे डाल दिया गया। पर्सोनल का 4800 इधर डाल दिया और 19,200 इस तरह से डाल दिया। तो टोटल देखा जाए तो 2,09,800 इस तरह से किया और 2,02,000 इस तरह फिनिशिंग पे डाल दिया गया। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह से आगे फैसिलिटीज मैनेजमेंट की भी जो कैलकुलेट करनी है तो इसी तरह से करते हैं कि देखिए पर्सोनल में 9 डिवाइडेड बाय ये हमारी टोटल क्या है 27 होगी। तो 27 में से 9 हिस्से पर्सोनल को दिए, 15 इसके हुए, 3 इसके हुए। तो 1,26,000 का अलग अलग पोर्शन इनको दे दिया गया। तो हर एक का ओवरहेड किस किस तरह से लगाया गया ये हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। तो हम इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। मैंने तरीका बता दिया और ये इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।